Hi everyone, welcome back to my channel. So this is the section number 179 and we are going with the chapter 2 of CA final law. तो हम लोग सेक्शन नंबर 179 से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, इसी को ही कवर करेंगे बेसिकली 179 सेक्शन को। तो इसमें जो है पावर्स ऑफ बोर्ड के बारे में है। तो बोर्ड कौन कौन सी पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करता है। तो बोर्ड सारी पावर्स एक्सरसाइज करेगा जो कि कंपनी ने उसको दी है। बाकी जो भी वो एक्ट्स एंड थिंग्स करेगा जो कंपनी ने उसको ऑथराइज करा है। मतलब उसके पास में जो है वाइड रेंजिंग पावर्स होती हैं। मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी के लिए उसके पास में पावर्स होती हैं। Now there is given one exception that except where the given matters require approval of shareholders in general meeting, मतलब कि जो shareholders के approval से जो powers exercise हो सकती है उसके लिए उन्हीं का approval चाहिए होगा। ठीक है। Now in other words, board is empowered to exercise all such powers which shall secure the interest of the company and the shareholders. तो basically जो है, जो board के पास में powers होती हैं वो सारी होती हैं जो उसको प्रोविजन ने दी हैं, AOA ने दी हैं, MOA ने दी हैं, रेगुलेशन ने दी हैं। तो जो भी पावर्स इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के लिए जो है वो रिक्वायर्ड है वो उसको करना होता है। एंड जिसके लिए अप्रूवल शेयर होल्डर्स का चाहिए वो शेयर होल्डर्स ही उसका अप्रूवल करते हैं। तो ये जो है ये मैंने आपको यहाँ तक जो है बता दिया। नाउ फर्दर बोर्ड जो है वो वाली पावर्स नहीं करेगा जिसके लिए जो है सिर्फ जनरल मीटिंग में ज़रूरत है। तो ये वही पॉइंट्स यहाँ पर रिपीट हो गए जो अभी ऊपर इन्होंने दिए थे। देन उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है। सबसेक्शन नंबर 2 ये बोल रहा है दैट एनी रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग शिल नॉट इनवैलिडेट एनी प्रायर एक्ट ऑफ द बोर्ड विच वुड हैव बीन वैलिड इफ दैट रेगुलेशन हैड नॉट बीन मेड। तो मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कोई रेगुलेशन कंपनी में बन गई तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो पुराने डिसीजंस थे, पुरानी एक्टिविटीज़ थी बोर्ड की, उसको आप इनवैलिडेट डिक्लेयर कर दो। नहीं, यू कांट डू दैट, बट प्रोवाइडेड वो जो है वो वैलिड हो एक्ट्स जो। ठीक है। Thus, a regulation made by a company in general meeting cannot have retrospective effect and therefore cannot invalidate prior acts of the board if they were otherwise validly executed earlier। मतलब अगर पुराने acts valid थे तो जो भी नया रेगुलेशन होगा उसका सिर्फ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब आगे से इफेक्ट होगा जिस डेट से वो स्टार्ट हुआ है। उससे पहले के जो एक्ट्स होंगे दे विल बी परफेक्टली वैलिडेटेड। ठीक है। देन ये जो फॉलोइंग पावर्स है ना, ये बोर्ड्स को एक्सरसाइज करनी होती है। क्या क्या बोर्ड करता है पावर्स में? टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड ऑन देयर शेयर्स, फिर टू ऑथराइज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, टू इशू सिक्योरिटीज, टू बोरो मनी। तो इसका मतलब ये है, ये क्लैरिफाई हो गया दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ डीलिंग्स बिटवीन कंपनी एंड बैंकर्स द एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द कंपनी स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर डी। तो यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है रिलेटेड टू बोरोइंग ऑफ मनी। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें इन्होंने ये बोला है कि बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन टू ये क्लैरिफाई हो गया कि जो भी डीलिंग्स होंगी कंपनी और उसके बोरोअर के बीच में, सो द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द कंपनी स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर डी अबव शेल मीन द अरेंजमेंट मेड बाय द कंपनी विद इट्स मेंबर्स फॉर बोरोइंग मनीज बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट or cash credit or otherwise. This does not refer to actual day to day operation on overdraft, cash credit or otherwise। मतलब कि यहाँ बोरिंग मनी में जो आपका डेली वाला जो बोरिंग्स हो रही हैं वो नहीं आएंगी। यहाँ पे स्पेसिफिकली आपने किसी पर्पस के लिए अगर पैसा बोरो किया है तो उसके लिए आएगा। फिर उसके बाद में बोर्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में भी देखता है कि ऐसे कंपनी के फंड को इन्वेस्ट किया जाएगा। देन ग्रांटिंग ऑफ लोन्स और गिविंग गारंटी टू प्रोवाइडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है। तो वो भी तो जो है बोर्ड की ही देखता है। फिर बोर्ड जो है वो अप्रूव भी करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। देन डाइवर्सिफाई करता है बिजनेस को, अप्रूव करता है कोई अमलगमेशन होना है, मर्जर होना है, रिकंस्ट्रक्शन होना है। ये टेक ओवर के डिसीजंस भी लेता है एंड अदर मैटर्स भी देखता है, जैसे कितना पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा, किसको हम जो है अपॉइंट करें, किसको रिमूव करें एज KMP एंड किसको जो है हम अपॉइंट करें एज इंटरनल ऑडिटर या फिर सेक्रेटेरियल ऑडिटर। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने एक बॉक्स दे रखा है। उस बॉक्स में इन्होंने क्या बोला है कि जो भी सेक्शन 8 कंपनी जिन्होंने 137 और 92 के साथ में डिफॉल्ट नहीं किया है, तो द मैटर्स जो कि क्लॉज DEF में है ऑफ सबसेक्शन नंबर 3 ऑफ सेक्शन 179 मे बी डिसाइडेड बाय बोर्ड बाय सर्कुलेशन इंस्टेड ऑफ मीटिंग। तो ये जो DEF वाले पॉइंट्स है, मतलब बोरोइंग मनी, इन्वेस्टिंग फंड्स एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, तो इसके लिए जो है सेक्शन 8 कंपनी में इन्होंने ये बोला है कि आप जो है ये बोर्ड सर्कुलेशन से भी कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है आपको मीटिंग करने की। तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है यहाँ पे। ठीक है।
उसके अलावा जो कैजुअल वैकेंसी भरना है वो भी बोर्ड जो है वो देखता है, अप्रूव करता है ट्रांजेक्शन्स को, लोन्स देता है और अपॉइंट करता है पर्सन को एज मैनेजिंग डायरेक्टर। तो अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स है, तो वो क्या क्या है। एक तो देखो रिलेटेड होता है इनफ्लो से, कि क्या हमें सिक्योरिटीज इशू करना है, कैसे हमें पैसा बोरो करना है, देन हमें कॉल्स क्या लेनी है अनपेड मनी पे। उसके बाद में आउटफ्लो की अगर हम बात करें, तो ये जो है ये इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स ऑफ द कंपनी के बारे में है, कि कैसे हम फंड्स को इन्वेस्ट करें, कैसे हम लोन्स दें, देन हम कैसे बाय बैक करें। और ये क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी अप्रूव करता है। उसके बाद में अगर हम मेजर डिसीजंस की बात करें, जो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हैं, जैसे कंपनी को कैसे डाइवर्सिफाई करा जाए, क्या क्या मर्जर और अमलगमेशन को अप्रूव करना चाहिए, टेक ओवर के बारे में। उसके बाद में अदर डिसीजंस को भी देखता है, जैसे वैकेंसी भरना, देन योर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना, किसको हटाना है किसको लगाना है एज योर इंटरनल सेक्रेटरी और ऑडिटर्स या केएमपी। तो वो सारी चीज़ें जो है दाड़ा मतलब अदर्स में। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारी पावर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको सेक्शन 8 में क्या करना पड़ता है, बोरो मनी के केस में, इन्वेस्टिंग फंड्स ऑफ द कंपनी के केस में और लोन्स वाले केस में वो जो है ये सर्कुलेशन से भी कर सकते हैं। देन 179 सब सेक्शन नंबर 3 का फर्स्ट प्रोविजो क्या कहता है, परमिशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू डेलीगेट सम ऑफ इट पावर्स। तो इसमें ये है कि जो बोर्ड है वो एक रेजोल्यूशन के थ्रू जो मीटिंग में हुआ है अपनी कुछ पावर्स जो D2F में है, मतलब कौन कौन सी, बोरोइंग मनी, इन्वेस्टिंग फंड्स एंड ग्रांटिंग लोन्स वाली, ये डेलीगेट कर सकता है। अभी जो डेलीगेशन है ये कुछ कंडीशंस पे ही हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है रिजोल्यूशन पास्ड बाय कमिटी। ठीक है, तो ये इसको आपको ध्यान रखना है कि रिजोल्यूशन दैट इज पास्ड एट द बोर्ड मीटिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कंडीशंस ये हैं कि एनी जो डेलीगेशन है वो कुछ कंडीशंस में हो सकता है, एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, देन द मैनेजिंग डायरेक्टर, दैन जो भी मैनेजर है या अदर प्रिंसिपल है, या फिर जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है ऑफ द ब्रांच का, अगर कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है तो जो डेलीगेशन है वो उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है जो भी स्पेसिफाइड है, और इन लोगों को हो सकता है। ठीक है, तो डेलीगेशंस की जो कंडीशन है वो यहाँ नहीं दी है, वो लिखा हुआ है एज जो भी स्पेसिफाइड है। एंड किन किन लोगों को हम डेलीगेशन कर सकते हैं, जो भी कमिटी है डायरेक्टर्स की, जो भी एमडी है, जो भी मैनेजर है, कोई प्रिंसिपल ऑफिसर है, या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर ब्रांच का है, अगर कंपनी के पास कोई ब्रांच ऑफिस है तो इन लोगों को डेलीगेशन कर सकता है कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाउएवर अगर हम बात करें बैंकिंग कंपनीज की, 179 सबसेक्शन नंबर 4, यस हियर इज द एग्जाम्पशन टू बैंकिंग कंपनीज। तो अगर मैं बात करूँ बैंकिंग कंपनीज की, तो हम जो है फॉलोइंग को कंसीडर नहीं करेंगे एज योर बोरोइंग मनी या फिर एज ग्रांटिंग ऑफ लोन्स। किस किस को हम नहीं कंसीडर करेंगे, तो जो भी आपका एक्सेप्टेंस है ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी बाय अ बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फ्रॉम द पब्लिक, जो कि रीपेबल है ऑन डिमांड या फिर अदरवाइज विड्रॉ हो सकता है बाय चेक, ड्राफ्ट या फिर ऑर्डर, एंड शिल नॉट बी डीम्ड टू बी बोरोइंग्स ऑफ द मनी। या फिर जो हम प्लेस कर रहे हैं डिपॉजिट्स को, वी आर प्लेसिंग ऑफ मनीज ऑन डिपॉजिट बाय बैंकिंग कंपनी विद अनदर बैंकिंग कंपनी और सच कंडीशंस एज बोर्ड में प्रिस्क्राइब, तो उसको जो है हम ये नहीं बोलेंगे कि ये लोन्स दे रहा है। तो यहाँ दो चीज़ें जो है वो बोरिंग नहीं है, एक तो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाला, दूसरा यहाँ पर है प्लेसिंग ऑफ मनीज ऑन डिपॉजिट। तो इन दो वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है। बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन इट इज़ क्लैरिफाइड दैट क्लॉज डी, जो कि बोरोइंग मनी के बारे में बात करता है, तो वो बैंकिंग कंपनीज को नहीं लगेगा फ्रॉम अदर बैंकिंग कंपनी से अगर वो बोरो कर रही हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सच दस इन सच केसेस जो भी बोरोइंग्स है बैंकिंग कंपनी से, देर इज नो नीड टू ऑब्टेन सैंक्शन बाय मीन्स ऑफ रेजोल्यूशन, जो कि पास हुआ है एट अ मीटिंग विच इज ड्यूली कन्वीन्ड। एंड दिस इज प्रैक्टिकल ऑल्सो टू प्रोवाइड सच एग्जाम्शन, क्योंकि हम जो है अगर हम बैंकिंग कंपनी का बिजनेस देखें तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी है। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है वो 3 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट आपका है कि अगर जो है आपने एक्सेप्ट किया है डिपॉजिट्स को,
ठीक है। दूसरा है, अगर आपने प्लेस किया है मनी को, और यहाँ पर है एक बोरिंग, अगर आप एक बैंकिंग कंपनी से दूसरी बैंकिंग कंपनी में बोरिंग्स कर रहे हो जिसमें आपका आरबीआई वगैरह आ रहा है, तो इन तीनों को जो है आप नहीं मानोगे कि ये बोरिंग मनी है या ग्रांटिंग ऑफ लोन्स है। मतलब इस प्रोविजन से इसका एक्सेप्शन दे दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपने 179 के सबसेक्शन नंबर 4 पे। तो ये क्या बोलता है, ये वाला जो सबसेक्शन है ये बोलता है कि जो भी कंपनी है वो जनरल मीटिंग के थ्रू उसके पास में पावर्स होती हैं कि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए और कंडीशंस लगाए ऑन द एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ एनी ऑफ इट्स पावर्स। इन अदर वर्ड्स, जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, वो जो है दे आर वेरी मच इन देयर राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस। उनके पास में ये राइट होता है कि वो जो है इम्पोज कर सकते हैं अपने रेजोल्यूशन से पावर्स पे रिस्ट्रिक्शन। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स है उस पर शेयर होल्डर जो है वो रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं। अगर अभी आपको नहीं समझ रहे तो डू नॉट वरी, मैं ये पूरा सेक्शन एक बार जो है शॉर्ट में समराइज करा दूंगी एंड में, तो इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी जो जो मैं बता रही हूँ वो सुनते रहो बस। ठीक है। तो इसमें ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में राइट होता है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। किस लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वो बोर्ड की जो पावर्स है उस पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। तो शेयर होल्डर जो है वो रेजोल्यूशन पास करके रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन होगा, अगेन ये क्या रिट्रोस्पेक्टिव होगा या प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। तो इस रिस्ट्रिक्शन का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, दैट मीन्स जो भी उस रिस्ट्रिक्शन से पहले के एक्टिविटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करी होंगी दैट विल बी वैलिड। ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स जो शेयर होल्डर्स हैं ये तो मैंने पढ़ लिया। देन एज वी नो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो फुल्ली एम्पावर्ड है कि वो डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करें। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो जो है अपनी विल, मतलब अपनी मर्जी जो है वो नहीं इम्पोज कर सकते, ना ही वो इंटरफियर कर सकते हैं और ना ही वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अनलेस उनके पास में वैलिड रीजंस है। Now, in the following cases, however, the shareholders are empowered to exercise the powers of the board. तो इन्होंने ये बोला कि वैसे तो देखो शेयर होल्डर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है जनरल मीटिंग में। फिर इन्होंने ये बोल दिया कि वैसे ही इंटरफियर वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने ये बोला कि जो है इन केसेस में शेयर होल्डर जो है वो बोर्ड की पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला इन्होंने केस दिया कि अगर जो डायरेक्टर्स है वो मैलिफाइड है, मतलब वो इस तरह से अपना काम कर रहे हैं कि वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं या अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो दस व्हेन डायरेक्टर्स आर रॉन्ग डूअर्स और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको आना पड़ेगा एंड दे विल हैव टू टेक द डिसीजन। फिर उसके बाद में अगर बहुत सारे डायरेक्टर्स जो हैं किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में इंटरेस्टेड हैं, तो उस केस में भी जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोरम बनेगा नहीं। और इन सच केसेस, क्योंकि आपको ध्यान होगा कोरम में हम लोग सिर्फ नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को लेते हैं, और इस केस में भी जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी मेजोरिटी से एंटर कर सकते हैं, उस ट्रांजेक्शन का डिसीजन ले सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर कोई डेडलॉक है मैनेजमेंट में, बिकॉज जो डायरेक्टर्स हैं वो जो है दे आर नॉट टॉकिंग टर्म्स और अनविलिंग टू एक्ट, तो उस केस में अगर कोई डेडलॉक हो रहा है तो उस वजह से भी वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी डेडलॉक नहीं आए, मैनेजमेंट रुके ना और जो कंपनी का काम है वो चलता रहे। तो वहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं दे यू प्ले द रोल ऑफ टेकिंग द डिसीजंस। ठीक है। तो मैं काम करती हूँ, मैं स्टार्ट टू एंड ये वाला सेक्शन आपको फटाफट से जो है वो समराइज करा देती हूँ, सो दैट आपको ईजी रहे इसको याद करना है। आप जो एक बार समझने के बाद यहीं से सुन लेना अगर आपको सुनना हो। ठीक है। सो 3, 2, 1। सबसे पहले जो बोर्ड्स हैं वो इंटाइटल्ड होते हैं टू एक्सरसाइज द पावर्स जो भी कंपनी ने उन्हें दी है, एमओए ने उन्हें दी है, एओए ने उन्हें दी है या रेगुलेशन ने दी है। फिर अगर किसी भी पर्टिकुलर अफेयर के लिए ज़रूरत है हमको अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स की, तो उसके लिए वो जो अप्रूवल है वो शेयर होल्डर्स लेंगे। देन उसके बाद में ये वाला पॉइंट है कि जो भी इसमें ये था कि अगर कोई भी जैसे रेगुलेशन बाद में आ गई है, तो जो भी पहले की रेगुलेशन थी, मतलब पहले का जो भी काम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसको हम इनवैलिडेटेड नहीं मानते हैं। उसके बाद में ये लोग काम करते क्या क्या है, तो ये काम के लिए मैंने आपको 5 कैटेगरीज में बताया था। पहले तो ये लोग मनी को बुलाने वाला, इनफ्लो वाला काम करते हैं, मतलब ये कॉल्स के लिए बुलाते हैं। देन ये क्या करते हैं, इशू करते हैं सिक्योरिटीज, कंपनी के अंदर सिक्योरिटीज आ रही हैं, ठीक है, या फिर जो है ये बोरो कर रहे हैं, मनी पैसा आ रहा है बेसिकली। उसके बाद में हम बात करें अगर कैश आउटफ्लो की, तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये लोन्स दे रहे हैं या फिर ये बाय बैक कर रहे हैं। ठीक है। डी, ई और एफ याद रखना। डी इज फॉर बोरिंग मनी, ई इज फॉर इन्वेस्टिंग फंड्स ऑफ द कंपनी एंड एफ इज फॉर ग्रांटिंग लोन्स और गिविंग गारंटी। ठीक है। उसके बाद में ये एक और काम करते हैं कि अप्रूव भी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है।
और ये क्या करते हैं, बोर्ड रिपोर्ट को भी अप्रूव करते हैं। उसके बाद में ये बड़े बड़े डिसीजंस भी लेते हैं, लाइक योर डाइवर्सिफिकेशन, अप्रूवल ऑफ अमलगमेशन, देन अप्रूवल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, टेक ओवर, और ये पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कितना देना है, किसको केएमपी अपॉइंट या रिमूव करना है, देन कौन सेक्रेटरियल ऑडिटर्स रहेगा, ये सब भी जो है ये डिसाइड करते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में जो सेक्शन नंबर 8 है उसमें ये है, DEF वाले पॉइंट में है ये, DEF वाले पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये है कि उस केस में अगर सेक्शन 8 की कंपनी है तो फिर वहाँ पर जो है रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से काम हो जाएगा और आपको मीटिंग बुलाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक सेक्शन 8 की कंपनी हो तो। ठीक है। उसके बाद में आपका जो अनदर सेक्शन स्टार्ट होता है, सब सेक्शन, तो वो ये कहता है कि क्या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको सारे डिसीजंस खुद लेने हैं या फिर वो डेलीगेट भी कर सकते, तो वो डेलीगेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर कंप्लाइंग विद द कंडीशंस विच आर स्पेसिफाइड। तो वो किस किस को डेलीगेट कर सकते हैं, तो वो किसी भी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को या प्रिंसिपल ऑफिसर को कंपनी के, या फिर मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर जो ब्रांच ऑफिस का है उसको भी कर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में आपका बैंकिंग कंपनी के लिए हो गया था। तो बैंकिंग कंपनी में ये था कि क्या क्या बोरोइंग कंपनी में नहीं आएगा, सॉरी बोरोइंग मनी या ग्रांटिंग ऑफ लोन में नहीं आएगा। तो अगर आप कोई भी, ये वाला एक्सेप्शन था कि अगर आप कोई भी एक्सेप्टेंस कर रहे हो डिपॉजिट का बाय बैंकिंग कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर आप प्लेस कर रहे हो मनी बाय डिपॉजिट बाय बैंकिंग कंपनी विद अनदर बैंकिंग कंपनी, या फिर आप क्या कर रहे हो, बोरो कर रहे हो ऑफ बैंकिंग कंपनी फ्रॉम अनदर इंक्लूडिंग योर RBI, SBI या अदर बैंक्स, तो भी जो है वो नहीं इंक्लूड होगा किसमें, बोरोइंग मनी में। देन उसके बाद में आपको जो सबसेक्शन नंबर 4 था वो बता रहा था कि रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, और इन सारी केसेस में जो शेयर होल्डर्स हैं दे विल बी एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ बोर्ड। और वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मैलिफाइड, मतलब अपने इंटरेस्ट में काम किया है, अगर एक जो ट्रांजेक्शन है उसमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उस वजह से कोरम नहीं आ पा रही है, या फिर डेडलॉक आ गया है मैनेजमेंट में, तो उस केस में जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जो है यू नो हम मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स ही जो भी पावर्स हैं वो। ठीक है। एक चीज़ जो थी वो मैंने और आपको हाईलाइट कराई थी, वो ये थी कि ये लोग जो करेंगे ना, तो यहाँ पे रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं है, रिजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग है। मतलब कि अगर आप कोई भी डेलीगेशन कर रहे हो, अगर आप कोई भी डेलीगेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको रिजोल्यूशन मीटिंग में पास करना होगा, लेकिन सेक्शन 8 वाली के लिए रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन था। ठीक है। कुछ एडिशनल पॉइंट्स और थे कि बैंकिंग कंपनी के लिए अगर आप डे टू डे ऑपरेशन के लिए ओवरड्राफ्ट वगैरह ले रहे हो तो वो आपके बोरोइंग में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें आपके डेलीगेशन की, तो यहाँ डेलीगेशन में एक पॉइंट जो है वो ये है कि अगर यहाँ पर मैनेजर लिखा हुआ होता, मैनेजर ऑफ ब्रांच ऑफिस, तो फिर हम उसको डेलीगेट नहीं कर सकते थे। अगर कोई ब्रांच ऑफिस है तो उसकी सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिसर को जो है वो हम डेलीगेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें तो वहाँ पर मैनेजर को भी डेलीगेट कर सकते हैं एंड अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को भी हम डेलीगेशन कर सकते हैं। और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वैसे तो अलाउड नहीं है इंटरफियर करना, बट वो जो 3 सर्कमस्टांसेस हैं उसमें दे कैन एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ व्हाट, ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। देन उसके बाद में जो और अदर पावर्स हैं, जैसे आपकी अप्रूवल ऑफ रिलेटेड पार्टी हो गया, या लोन्स देना हो गया, या अपॉइंटमेंट ऑफ हो गया पर्सन ऑफ MD वगैरह, तो ये जो सारी चीज़ें होंगी ये सिर्फ मीटिंग में ही हो सकती हैं, ये आपकी रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन में नहीं हो सकती। तो दिस यू कैन नोट डाउन। ठीक है। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बता दी, रिलेटेड पार्टी वाला, लोन्स देने वाला, या मेकिंग इन्वेस्टमेंट वाला, या फिर योर अपॉइंटमेंट ऑफ MD, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये 3 जो मैंने लास्ट में बताए, ये मैं अपनी बुक से लेकर आपको बता रही हूँ, तो ये आप नोट कर सकते हो पॉइंट्स। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि सिर्फ मीटिंग में हो सकती है, सर्कुलेशन से नहीं हो सकती। ठीक है। सो आई एम एंडिंग द वीडियो हेयर एंड अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।